नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट भाव्या को लेकर, जिससे रोजगार सृजन होगा और विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार का फोकस उद्योगों के विस्तार, निवेश को प्रोत्साहन और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने पर है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट भाव्या के जरिए औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी है। निवेश, रोजगार और आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना को बढ़ावा देकर प्रदेश के उद्योगों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने पर जोर है। आज राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की तीसरी एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, निवेश संभावनाओं, औद्योगिक कॉरिडोर तथा आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना के विकास से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। बैठक में मध्य प्रदेश द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा आधुनिक, विश्व स्तरीय और निवेश तैयार औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में औद्योगिक निवेशकों की संभावनाओं, उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से विकसित की जा रही औद्योगिक परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। भारत सरकार की भाव्या योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश द्वारा फेज 1 राउंड 1 में 11 औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। इन प्रस्तावों के तहत कुल 9,047.8 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित परियोजनाओं की कुल डीपीआर लागत 8,144.35 करोड़ है। इन औद्योगिक पार्कों को निवेश तैयार और प्लग एंड प्ले सुविधाओं से युक्त विकसित करने का लक्ष्य है। इससे प्रदेश में नए निवेश आकर्षित होने के साथ ही रोजगार के अवसरों का भी विस्तार होगा। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की निवेश क्षमता, उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वय से विकसित की जा रही औद्योगिक परियोजनाओं की इसमें जानकारी भी दी है। तो सरकार का फोकस उद्योगों के विस्तार, निवेश को प्रोत्साहन और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने पर है, जिसमें मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट भाव्या के जरिए औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी है। निवेश, रोजगार और आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना को बढ़ावा देकर प्रदेश को उद्योगों के लिए अधिक आकर्षक बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। भाव्या से औद्योगिक परिदृश्य को नई दिशा मिलेगी। औद्योगिक विकास के साथ रोजगार सृजन होगा। विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में अगर देखे जाए तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। उद्योगों के विस्तार पर सरकार अब फोकस कर रही है। रोजगार और कौशल विकास के इससे अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक परिदृश्य को नई दिशा मिलेगी। तो सरकार का लक्ष्य है मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को मजबूत कर उसे देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल किया जाएगा। चलिए, इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी के साथ आज हमने अपने उद्योग, निवेश, संवर्धन की सर्वोच्च बॉडी की बैठक में मध्य प्रदेश की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश का पहला पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर न केवल उसका भूमि पूजन हुआ, बल्कि वह 100% सभी प्रकार के निवेशकों के लिए उसका निवर्तन भी कर दिया गया था। माननीय मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की। विक्रम उद्योगपुरी सहित सभी प्रोजेक्टों पे मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश और उद्योग में जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। हमने भव्या में भी कुछ नए प्रस्ताव लगाए हैं। मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से निवेशकों का मध्य प्रदेश सरकार ने विश्वास जीता है, वही कारण है कि बड़े पैमाने पर निवेशक हमारे राज्य में निवेश कर रहे हैं और मध्य प्रदेश आज सर्वाधिक पसंदीदा निवेशकों का डेस्टिनेशन बना है। मेरी अपनी ओर से मुझे इस बात का संतोष है कि आमतौर पर 10% निवेशकों का प्रस्ताव धरातल पर उतरते हैं, लेकिन हमारे राज्य में विश्वास का जो माहौल बना है, पारदर्शी व्यवस्था हुई माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार, तो उसी का परिणाम है कि हम जब बिजली, लैंड, क्राइमलेस, ऐसे कई कारणों से मध्य प्रदेश बहुत अच्छा उद्योग निवेशकों का गंतव्य बना है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से उसकी जो गति है वो काबिल तारीफ है। 30% से ज़्यादा, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव नीचे उतरे। तो
तो देखिए, भाव्या प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिससे रोजगार सृजन होगा और विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में से बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार का जो फोकस है वो उद्योगों के विस्तार, निवेश को प्रोत्साहन और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने पर है। और इससे कितनी दिशा मध्य प्रदेश की, कितनी दशा दोनों बदलेगी, ये भी आज इस पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। महामंत्री लघु उद्योग भारती मालवा प्रांत सीमा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई। बहुत स्वागत है सीमा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बात सीमा जी आपसे शुरुआत करेंगे इस चर्चा की। प्रोजेक्ट भाव्या की बात हो रही है, ठीक है। सरकार का फोकस जो है वो साफ नजर आ रहा है, रोजगार और कौशल विकास के अवसर इससे बढ़ेंगे और युवा भी कहीं ना कहीं, युवा वर्ग जो है उसे भी साधने का प्रयास किया जा रहा है रोजगार के जरिए। तो ये कितना बड़ा औद्योगिक फायदा मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट भाव्या से मध्य प्रदेश को? बेसिकली प्रोजेक्ट भाव्या इज वन गोल्ड स्टैंडर्ड बोल सकते हैं हमारे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के लिए, बिकॉज एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि ये फर्स्ट फेज में जो 50 प्रपोजल्स लेने हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र बीइंग द फर्स्ट वन। हमारे अब तक 11 प्रपोजल्स जा चुके हैं। फायदा ऐसा है बिकॉज हमारा मध्य प्रदेश जो है दिस इज टूरिज्म अनुकूल हम बोल सकते हैं, तो वो एक फैक्टर है कि हर कोई अट्रैक्टेड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर। वी डेफिनेटली हैव वेरी गुड पॉलिसीज, हमारे मध्य प्रदेश में पॉलिसीज बहुत अच्छी है। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम कोलैबोरेट करें तो हमारे युवा का बहुत फायदा होगा। और प्रोजेक्ट भव्या में स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जा रहा है ना, सो वी आर ट्राइंग टू रीच द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स थ्रू दिस प्रोजेक्ट एंड आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत पॉजिटिवली हमारे स्टेट को बेनिफिट करेगा। रोजगार तो नो डाउट, मतलब ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कोई सोचेगा कि अच्छा यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। थैंक यू। बिल्कुल, तो मतलब बहुत ही एकदम गोल्डन जिस प्रकार से आपने बोला ये प्रोजेक्ट होने वाला है मध्य प्रदेश के लिए। दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात हम प्रोजेक्ट भाव्या की कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप प्रोजेक्ट भाव्या को और मध्य प्रदेश के विकास के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर ये प्रोजेक्ट साबित होने वाला है? देखिए, एमएसएमई से जुड़े किसी भी तरह के प्रोजेक्ट हो, चाहे वो देश के लिए बने हो या किसी भी स्टेट के लिए, इवन मध्य प्रदेश के लिए बने हो, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारा राज्य है। तो अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश उन राज्यों में गिना जाता है जो रिच तो बहुत है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये बात की कमी हमेशा देखी जाती है कि रोजगार के अवसर कम है। इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर एमएनसी नहीं है। मध्य प्रदेश एकदम देश के दिल में पड़ता है, बहुत रिच है, बहुत अच्छी वन संपदा है, सब है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके का आईटी हब बनाना चाह रहे थे वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया। जिस तरह का इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसको देनी चाहिए थी पिछले इतने समय में, उतनी उसके अनुपात में देखा जाए तो ग्रोथ थोड़ी कम हुई थी। लेकिन जब अब ये प्रोजेक्ट आए हैं तो इस प्रोजेक्ट से निश्चित ही बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। और ग्रोथ केवल जॉब के लेवल पर नहीं होगी, बल्कि एक छोटे जॉब को अगर हम देखें, अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 से ही वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है। तो वोकल फॉर लोकल मतलब एमएसएमई को बढ़ावा देना, केंद्र सरकार की शुरुआत उसी समय से हो चुकी थी और उसी समय से राज्य सरकारों की भी शुरुआत हो चुकी थी। और आप देखें कि मध्य प्रदेश में केंद्र की जो स्कीम्स हैं उसके काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं, खासकर इस तरह की जो स्टार्टअप्स की होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो जॉब ओरिएंटेड होती हैं, जैसे पीएम निधि जो है, पीएम निधि से कई सारी महिलाओं ने और कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए। मध्य तो जब प्रदेश में एमएसएमई स्टार्टअप्स तो बहुत देखने के लिए मिल रहे हैं और जो सरकार का एक और फोकस है कि हमारे जो युवा है वो जॉब सीकर नहीं अब जॉब गिवर बने, तो उसमें भी बहुत ज्यादा ये फायदा मिल सकता है। और एक और बात निकल के आ रही है, प्लग एंड प्ले मॉडल की जो बात है वो कितना बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा निवेशकों के लिए? एक बार फिर से दोहराइए, आप किस मॉडल की बात कर रही हैं? बात हो रही है प्लग एंड प्ले मॉडल निवेशकों के लिए कितना बड़ा आकर्षण का केंद्र रहने वाला है? देखिए, ये निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें हैं जो लगातार चल रही हैं। जैसे कि पहले बोलते थे आईटी हब बनाएंगे, लेकिन अब चूंकि जिस तरीके से एआई आया उसके बाद आईटी हब, आईटी में कई सारे जॉब्स चले गए, तो जो जॉब सीकर नहीं बने, जॉब देने वाले बने, वो चीज यहाँ से बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। जब एमएसएमई बढ़ेंगे, उनको मार्केट मिलेगा, तो जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके रेशो पे डिपेंड करेगा सब कुछ। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा देनी होगी, और जितनी भी उसकी सप्लाई ज्यादा होगी
वो कहीं ना कहीं इस चीज पे निर्भर करेगी कि वो सप्लाई जो ज्यादा होगी तो जितने लोग होंगे उतनों को जॉब मिलेगा और उसकी सप्लाई बढ़ेगी। तो सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि ये जो एमएसएमई वाला कॉन्सेप्ट है, आज हम इसको एमएसएमई बोलते हैं, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट को हिंदुस्तान में बहुत पहले से अडॉप्ट करने की बात चल रही थी, लेकिन एमएनसीज के आने के बाद वो कहीं पिछड़ गए, उनका मार्केट कहीं खत्म हो गया। लेकिन अब वो मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि अब उनको सरकार साथ दे रही है। आपको याद होगा शायद कि जब गांधीयन इकोनॉमिक्स की हम बात करते थे, जिस गांधी जी के अर्थशास्त्र, गांधी जी के जिस अर्थशास्त्र की हम बात करते थे, वो यही था कि छोटे छोटे उद्योगों के जरिए गांव में या छोटे समूहों के जरिए उत्पादन किया जाए और उनको बड़ा बाजार मिले। तो अब वोकल फॉर लोकल के जरिए इसको एमएसएमई को बढ़ाने की बड़ी तेजी से कोशिश हो रही है और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी इस पे पूरा ध्यान दे रही है। तो अब इसमें प्रोजेक्ट भी जो तैयार किए जा रहे हैं वो यही तैयार किए जा रहे हैं कि वो इन्वेस्टर्स को कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, कितने ज्यादा इन्वेस्टर लाए और उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट आगे बढ़े और उनसे जॉब जनरेट हो। बिल्कुल सीमा जी, देखिए जिस प्रकार से दीप्ति जी ने बात कही है कि किस प्रकार से ये एक बड़ी चुनौती भी मान सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को कैसे आकर्षित किया जाए। नो डाउट इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी गुजरात में भी उन्होंने मीटिंग की थी। गुजरात में भी जब वो कॉन्क्लेव में पहुंचे थे, वहां पर निवेशकों को आकर्षित करने में बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार दमखम लगा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ढांचा बन के ना रह जाए, इससे रोजगार डायरेक्ट कैसे जुड़ा हुआ है और इसकी जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इस प्रकार के जब भी प्रोजेक्ट आते हैं, जब भी योजना आती है, सबसे जरूरी होता है उसका ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो ही इम्प्लीमेंटेशन 100% अगर होगा तो उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। साक्षी, आपके जो पहले वाले पॉइंट पे प्लग एंड प्ले पे मैं थोड़ा ऐड करूंगी क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या होता है ना, एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं और मुझे ये लगता है कि एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। एंड प्लग एंड प्ले मॉडल में वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको तैयार मिलता है, तब गवर्नमेंट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम्स इन पिक्चर। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो ईजी इसलिए होता है क्योंकि आपको भी पता है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है, एक उद्यमी जो होता है ना, वो ही अपने बिजनेस का सब कुछ होता है, मार्केटिंग, एचआर, ये वो, प्रोडक्शन हेड, सब कुछ, क्वालिटी कंट्रोल। तो जब प्लग एंड प्ले मॉडल आता है तो जो बेस होता है, जो ग्राउंड होता है, वो रेडी होता है। उसकी वजह से एक तो प्रोजेक्ट डिले नहीं होता है, बेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, हम डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इमीडिएटली अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि फिर वो उनके स्टैंडर्ड्स के साथ मैच होने वाली एक कैपेसिटी होती है। रही बात आप मॉनिटरिंग की जो बात कर रहे थे, लेट मी टेल यू, मॉनिटरिंग इसमें बहुत ट्रांसपेरेंट होती है क्योंकि प्लग एंड प्ले में एक ही एरिया में यू हैव ऑल द इंडस्ट्रीज, यानी एक ही बिल्डिंग में उनके अलग अलग फ्लोर होते हैं या जैसे भी होगा, सब कुछ एक जगह होता है। तो इसमें गवर्नमेंट के लिए भी जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ बोलूंगी ईज ऑफ मॉनिटरिंग भी होता है। तो टेबल के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ जब अनुकूल वातावरण होता है तो वो एक उद्यमिता का जो इकोसिस्टम डेवलप होता है वो प्रोजेक्ट भव्या के थ्रू हो सकता है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, हम जब नया बिजनेस शुरू करते हैं तो लैंड, पावर सप्लाई, सीवेज, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये वो, हम उन सारे चक्करों से जब बच जाते हैं तो एक मेंटल माइंडसेट क्लियर होता है, ओके ये स्पेस है, हमें डायरेक्टली स्टार्ट करना है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने के लिए हमारे पास स्पेस ऑलरेडी रेडी है, हमारे पास हमारा बेस रेडी है, हम फोकस कर पाते हैं हमारे बिजनेस में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और इन शॉर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर बात हुई है सीमा जी। एम्प्लॉयमेंट कम्स विथ स्किल डेवलपमेंट। स्किल को लेकर कितनी सरकार जागरूक है और कैसे इस प्रोजेक्ट को युवाओं तक पहुंचाएगी? जो आजकल युवा बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इंक्लाइंड नजर आते हैं। एआई का जब बात शुरू हुई थी तो खतरा एक था कि एआई सारी जॉब खा लेगा। हालांकि जो स्किल है, जो बच्चों के पास स्किल होती है, जो इंसान के पास स्किल होती है, उसे तो कोई मात नहीं दे सकता, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो भी चीज़ें हो, तो वो टेक्निकल्स हम ही चलाते हैं। तो उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए कैसे सरकार क्या काम करेगी और फिर उसको रोजगार से डायरेक्ट कैसे कनेक्ट किया जाएगा? यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगी साक्षी दैट पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि नो डाउट एआई फास्ट है, लेकिन एआई को भी ह्यूमन इनपुट देना ही पड़ेगा। हम जब तक इनपुट नहीं देंगे, इट्स अ मशीन, तो जब तक हम इनपुट नहीं देंगे इट विल नॉट वर्क एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। पहली बात है।
दूसरी बार दैट इज सॉर्टेड। अब दूसरा जो आपका पॉइंट था विच वाज रिगार्डिंग युवा, तो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत एक्टिव है इस चीज को लेकर। एंड ही इज अभी रिसेंटली युवा समिट हुई थी 11 जुलाई को इंदौर में। एंड ही जैसे उन्होंने रैंप के लिए इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आपने देखा होगा हर डिस्ट्रिक्ट में किया है, वो उद्यमियों के लिए था। तो अब हमारा ये नेक्स्ट स्टेप जो हमारे मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं वो है युवा डेवलपमेंट के लिए, कैसे युवा को हम जॉब सीकर्स ना बनाते हुए जॉब गिवर्स बनाए। उसके लिए जो युवा समिट हुई थी वो इतनी मैसिव थी, क्योंकि हम वहां पर भी आई वाज इनवाइटेड एज अ पैनलिस्ट। तो देयर आई सॉ, पता है ऑडियंस स्टूडेंट्स था, और स्टूडेंट्स के पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे कि एक लेवल पे हमारे कमिश्नर साहब उठे और उन्होंने कहा यहाँ मैं जवाब दूंगा। एंड ही स्पोक इन डिटेल। आई मीन ऐसा बहुत रेयरली होता है। मतलब इससे हमें एक लाइव एग्जाम्पल मिलता है कि कैसे हमारी गवर्नमेंट कितनी जागरूक है युवा को डेवलप करने के लिए। बिकॉज हमें है ना हर फोर्सेस को लगाना पड़ता है तब रिजल्ट्स आता है। एंड आई थिंक आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। तो जो ये युवा समिट हुआ था इसमें हम लोगों ने देखा कि स्टूडेंट्स अपने स्टार्टअप आइडियाज के साथ आए थे, और बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी कॉलेज में है और उन्होंने स्टार्टअप रजिस्टर कर लिया है। बिल्कुल, ऐसे हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट की युवा जो जो स्कीम है, कॉलेज में छात्र पढ़ रहे हैं वो अपना कुछ स्टार्टअप शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया और वो उसे चला रहे हैं। और जो 2027 को मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए बिल्कुल समर्पित कर दिया, जैसे 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, वैसे 2027 जो है अब युवाओं के लिए है। और जो अब अगर हम कहें कि सरकार ने अगर युवाओं को अंडर एस्टिमेट किया था, तो अब वो बात सरकार को समझ आ गई है कि हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि युवाओं को अपनी जो शक्ति है, जो ताकत है, वो पता चल गई है। एंड दे हैव वेरी वास्ट एंड डीप नॉलेज इन एवरी फील्ड एंड एवरीथिंग। युवाओं को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, बेसिकली मेरा तो ये पॉइंट था। बिल्कुल दीप्ति जी, देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस क्या बढ़ाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, अगर कंपटीशन बढ़ता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तरफ तो निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं। पहले ज्यादातर ये भी होता था कि इंडस्ट्रीज को यहाँ बुलाया जाता था और उनको अपनी सारी चीजें बताई जाती थी। अब मुख्यमंत्री खुद अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो निश्चित ही निवेश तो बढ़ेगा। जो निवेशक हैं वो इसके लिए अट्रैक्ट भी होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये रहेगी इसमें कि जब उनमें कंपटीशन बढ़ेगा, निवेशक बढ़ेंगे, तो निश्चित ही मार्केट में कंपटीशन आएगा। और कंपटीशन आएगा तो कहीं भी कोई भी हेल्थी कंपटीशन हमेशा ग्रोथ देता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो, चाहे वो जॉब की ग्रोथ हो, चाहे वो आपस में जो दो इंडस्ट्री का कंपटीशन होता है हेल्थी, तो वो सभी सेक्टर में मुझे लगता है उससे जुड़े हुए ग्रोथ देता है। और जिस तरीके से जो नए कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के लिए बड़ा चैलेंज क्या होगा, सबसे बड़ा कंपटीशन कोई सा प्रदेश है, राज्य है, या सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश के लिए चैलेंज तो वही होगा। पहले भी कई बार कोशिशें की गई, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अगर किसी एक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, कोई एक इन्वेस्टर आना चाहता है, ईज ऑफ डूइंग की भी बात हो रही है, एक सिंगल विंडो सिस्टम की भी बात हो रही है, लेकिन ये पिछली कई बार से हुई। लेकिन उसकी तुलना में यहाँ पर प्रोजेक्ट या कह सके कि इन्वेस्टर्स या इंडस्ट्री नहीं आ सकी। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि सबसे पहले इन्वेस्टर को लाना, उसको अट्रैक्ट करना, और दूसरी बात, जब इन्वेस्टर आ जाए तो उसके इन्वेस्टमेंट को पूरा मॉनिटर करना कि उसके इन्वेस्टमेंट में कितना टाइम लग रहा है, वो वहां पर उस इन्वेस्टमेंट को पूरा कर पा रहा है कि नहीं, उस पूरे समय में उसने उस प्रोजेक्ट को तैयार किया है या नहीं। और इसमें सरकार की तरफ से भी, वालिया सरकार सिंगल विंडो सिस्टम की बात करती है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से भी कुछ कमियां हैं तो क्या है उसे देखना है। मध्य प्रदेश में तो कंपटीशन जो होगा बस यही होगा कि कनेक्टिविटी को देखना है। रोड कनेक्टिविटी पहले से बहुत अच्छी है, बाकी सारी कनेक्टिविटी को भी देखना है। और ये देखना है कि इन्वेस्टर जब एक बार अट्रैक्ट होकर आपके स्टेट में आ रहा है तो वो कितना समय ले रहा है किसी एक इंडस्ट्री को शुरू करना। तो कुल मिला के मैं कहूंगी किसी भी प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ये ढांचा तैयार करने का जो पहला पड़ाव है, पहला जो स्टेप है इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना, उस पहले पड़ाव पर तो सरकार है, आगे धीरे धीरे बढ़ रही है, और कितनी तेजी से, किस गति से बढ़ेगी ये भी देखने वाली बात है। आखिरी सवाल सीमा जी आपके साथ लेना चाहूंगी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, एवरी न्यू प्रोजेक्ट, न्यू स्कीम कम्स विद देयर ड्रॉबैक, इसका ड्रॉबैक क्या रहेगा? सी इट इज वेरी सिंपल। हमें अपना बेस तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर हम किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे प्रदेश में बुला रहे हैं तो उसके पहले हमें हमारी पॉलिसीज, हमारी लैंड रिफॉर्म्स, हमारे युवा जो उसमें है ना इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज दे कैन नॉट गेट लेबर फ्रॉम आउटसाइड। और हमारे यहाँ माइग्रेशन का
बहुत प्रॉब्लम है, आपने देखा ट्राइबल बहुत है यहाँ पर, तो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। तो उन लोगों को कैसे स्किल डेवलपमेंट देना। सो आई थिंक दीज आर स्मॉल स्मॉल एरियाज जिनमें हमको ऑलरेडी वर्क करना पड़ेगा और इसको स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। एंड आई बिलीव दैट हमारे मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, फोकस करते हुए इतने सारे कॉन्क्लेव कर रहे हैं। क्या होता है, जब कॉन्क्लेव होता है तो एक अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस होगी तो डेफिनेटली रास्ते बनते हैं। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी ना, हमें पता ही नहीं है, तो फिर नथिंग कैन हैपन। सो दीज स्मॉल पॉइंट्स दैट आई बिलीव हैव टू बी डेवलप्ड बिफोर वी स्टार्ट गेटिंग इन्वेस्टर्स, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स आएंगे तो उनको रेडी टू ईट जैसे होना चाहिए। सो दे शुड बी रेडी टू बी हैप्पी टू ओके फाइन, आई एम रेडी टू गो अहेड, तो इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए, सो आई अगर हम बिलीव बुला दैट रहे हैं इज तो हमें ओनली वन थाली पॉइंट। परोस के सजा के पूरी देनी पड़ेगी, तो ही वो आएंगे और हम खातिरदारी अच्छे से कर पाएंगे। और कोई बड़ी चीज पर ध्यान देने से पहले जो उसके अंदर की छोटी छोटी चीजें हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। और बेसिक जो है, जो ढांचा, जो नींव होती है, वो अगर मजबूत होगी तो कोई सी भी इमारत जो है वो मजबूती के साथ खड़ी रहेगी और सालों साल खड़ी रहेगी। अब देखते हैं ये इमारत जो खड़ी कर रही है सरकार, ये कितनी टिक पाती है और कितनी मजबूती के साथ खड़ी रहती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, प्रोजेक्ट भाव्या की बात हो रही है, रोजगार सृजन इससे होगा। सरकार का जो लक्ष्य है मध्य प्रदेश की, अब इससे दिशा और दशा दोनों कितनी बदलेगी। जो ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उसकी नींव कितनी मजबूत है, उसमें और किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, उस पर भी सरकार को फोकस करना होगा। और जो प्रोजेक्ट भाव्य सरकार लेकर आई है उसकी भी पल पल की मॉनिटरिंग करनी होगी। जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा खड़ा किया जा रहा है उसके पहले पड़ाव पर, पहले स्टेप पर सरकार है कि इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रही है, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग और जो भी तमाम चीजें, तमाम स्टेप से धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ा रही है और एक गति के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। और क्या गति पकड़ता है ये पूरा प्रोजेक्ट और पूरा विकास, और कैसी दशा और दिशा बदलती है मध्य प्रदेश की, वो देखने वाली बात होगी। और मध्य प्रदेश कितना और सुंदर होगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खास चर्चा में इतना ही। आप बन रही है स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।